सबसे पहले सर हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। मेरा जन्म इसी कानपुर महानगर ग्रामीण क्षेत्र ग्राम गौरी लखा में 1953 में हुआ और वहाँ पर कक्षा 5 तक स्कूल था। मैं 5 तक शिक्षा मैंने वहाँ प्राप्त किया। फिर 5 किलोमीटर पैदल चल करके हमने 8वीं तक शिक्षा प्राप्त की। फिर कक्षा 12 तक की शिक्षा हमने 12 किलोमीटर साइकिल चल के प्राप्त की। फिर मैं एक संपन्न परिवार से था, इसलिए मैंने BA MA LLB सारी शिक्षा कानपुर में आकर के मैंने प्राप्त की, जो मेरे यहाँ से 19 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है कानपुर। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा पारिवारिक मजबूत स्थिति थी, इसलिए मैंने शिक्षा पूरी प्राप्त कर डाली यहाँ पर। और परिणाम सिर्फ ये दिमाग में होता रहा कि मैं कभी जीवन में कुछ मेरी ताकत बनेगी तो मैं इस गांव के लिए, मेरी जन्मभूमि के लिए कुछ करूँगा। धीरे धीरे मैं छात्र नेता हो गया। छात्र नेता होने के बाद में फिर हम 1973 में मैं सरकारी कर्मचारी हो गया रोडवेज का। और फिर मैंने वहाँ पर 3 महीने मैंने नौकरी और 4 महीने मैं सस्पेंड हो गया। सस्पेंड होने का कारण क्या था कि होली और दिवाली में, एक दिवाली बीच में त्यौहार आया होली का, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों के लिए पैसे भेज दिए थे बंटने के लिए तनख्वाह, और यहाँ का अधिकारी दे नहीं रहा था। तो मैंने कहा ये तो सरासर अन्याय है, क्या त्यौहार के बाद ही पैसा इसको दिया जाएगा? मैंने इस पर जिहाद छेड़ दिया और सब लोग मौन थे, लेकिन मैं तो नौजवान था, मेरे अंदर चूँकि जज्बा था, इसलिए मैंने उस काम को शुरू कर दिया। और मैंने उस अधिकारी से बंद कमरे में दस्तखत ला करके अपना काम पूरा कर दिया और सबके मैंने वेतन बंटवा दिया 3000 लोगों को। परिणाम ये हुआ सबके त्यौहार हो गए, लेकिन उस अधिकारी ने प्रतिशोध की भावना से हमारे ऊपर डकैती का मुकदमा काम करा दिया और मुझको नौकरी से निकाल दिया। जब मैं ये अपील लेकर के परिवहन मंत्री के पास गया और त्यौहार मेरा बाहर, पूरे त्यौहार में फरार रहा, बाहर रहा, त्यौहार मेरा घर में नहीं हुआ। त्यौहार के बाद जब मैं परिवहन मंत्री से मिलने गया तो उन्होंने मेरी बात को सुना। राजमंगल पांडे जी थे, उन्होंने मेरी बात सुनी और सुन करके उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है, ये लड़का बहुत जायज़ है, इसके ऊपर डकैती का मुकदमा बहुत गलत लगा है, इसको मुकदमा अधिकारी से कहा कि मैं तुझको सस्पेंड कर दूंगा। इसने जायज़ काम किया, लोगों के, हज़ारों लोगों के त्यौहार मनवाए हैं, इसलिए इसकी जायज़ लड़ाई है, इसको निश्चित रूप से नौकरी से बहाल किया जाए और ये 24 घंटे के अंदर तुम बहाल इसको नहीं करते हो तो तुमको भी हम नौकरी से बर्खास्त कर देंगे। अधिकारी को हिदायत दे दी। मेरे उसी दिन से मेरे काम करने के हौसले बुलंद हो गए कि सत्य की लड़ाई में मैं लड़ा और उस पर मुझको उस समय निवर्तमान परिवहन मंत्री ने मेरा समर्थन दिया और मुझे प्रोत्साहित किया भाई राजमंगल पांडे जी ने, तो निश्चित रूप से मेरे उत्साहवर्धन हो गया। फिर धीरे धीरे मेरा उत्साह जब चूँकि पराकाष्ठा पे होने लगा तो मैंने धीरे धीरे, मुझे वहीं का रोडवेज का अधिकृत रूप से अध्यक्ष बना दिया गया। एक चुनाव हुआ, उसमें मैं प्रथम स्थान पे मेरा चयन किया गया कि इससे बढ़िया कोई नौजवान नहीं है जो हम लोगों को हितों की बात करता है। फिर मुझको क्षेत्र का अध्यक्ष बना दिया गया। फिर मैं उस यूनियन से बढ़ते बढ़ते मुझको प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया। और इसी बीच 1986 में मेरे मन में आया कि जब एक विभाग को हम लेकर चल रहे हैं तो मुझे इतने लोगों का स्नेह मिला है, अब यदि हम सब विभागों के लोग, हर कर्मचारी है, सबको लेकर चले तो मुझे और अच्छा समर्थन मिलेगा। तो मैंने कानपुर के सभी कर्मचारी और शिक्षकों को जोड़ा और 117 विभागों का मैं कानपुर महानगर कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा का संयोजक बन गया। और उस समय मैं कांग्रेस में था, इंटक यूनियन से तो मैं था, इंटक यूनियन थी कांग्रेस में, उत्तर प्रदेश सरकार थी, मैं कांग्रेस से था, जुड़ा हुआ था इंटक से। तो इंटक का मैं युवा इंटक का भी मंडल के अध्यक्ष हो गया। इस तरीके से मेरी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ रही, काम के प्रति लोग मुझे काफ़ी सराहने लगे। और मैं जब 170 विभाग का अध्यक्ष संयोजक हो गया तब मैंने एक डिमांड चलाई कि 1 क्लास सिटी का CCA सब कर्मचारियों को मिलना चाहिए। तो 1984 में इसका गठन किया और 1986 में मैंने लड़ाई प्रारंभ कर दी और मैंने उस कानपुर महानगर को 31 दिन मैंने हड़ताल कर दी। और उस समय मुख्यमंत्री वीर बहादुर थे, तो वीर बहादुर जी हर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में जो होता था वो 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडारोहण जरूर करता था कि यहाँ पे। तो 26 जनवरी को झंडारोहण करने का समय आया तो मैंने घोषणा कर दी कि जब तक 1 क्लास सिटी का CCA इन कर्मचारी शिक्षकों को नहीं मिल जाता है तब तक हम मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर उतरने नहीं देंगे। तो बड़ी भारी मीटिंग, तो मेरे आह्वान पर वेस्टर्न रोड में मैंने बड़ी विशाल सभा की, तो उस पर आह्वान पर 40,000 लोग इकट्ठा हो गए उस फूलबाग के मैदान में।
और मैं चूँकि कांग्रेस में था, मुझको मंच पे बुला लिया गया। तो मैंने मंच पे एक ही बात की, हमने कहा देखिए स्वीकार मुझे सब है, लेकिन सबसे पहले मेरी बुनियादी लड़ाई है कि जब तक इनको एक लाख सीट की घोषणा नहीं होगी, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का विरोध करूँगा। अब इस बात को कर्मचारियों ने मेरी जब माइक से सुना तो बड़ा सराहा, गुप्तालिया जी। उन्होंने कहा कि हम कहा भाई तुम लोग इस मांग के लिए जेल भी जा सकते हो, तो उन लोगों ने कहा बिल्कुल हम जा सकते हैं। खैर वीर बहादुर जी मुख्यमंत्री थे, उनका हेलीकॉप्टर आया और प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर ने मना कर दिया कि साहब यहाँ पे आपको ये कर्मचारी इकट्ठा हो गए, ये निश्चित रूप से आपका अपमान हो जाएगा, आप वापस चले जाइए। उनको वापस चलना पड़ा। उन्होंने अपने तानाशाही व्यवस्था को देख करके ये नहीं देखा कि मेरा ही कांग्रेस एक सिपाही है और ये जो कोई जुनून बात कर रहा है, उन्होंने इसका परवाह न करके हमारे ऊपर रासुका लगा दी, इन्हें से पूरी तैयारी कर दी। और फिर इसके बाद जब मैं कचहरी गेट पे गया तो मैंने एक सभा कर रहा था वहाँ पे, तो उस सभा में हजारों लोग आ गए थे मेरी आवाज़ पे। तो उसी समय एडीएम सिटी ने मुझसे कहा त्रिपाठी जी मैं आपको गिरफ्तार मानता हूँ। हमने कहा गिरफ्तार ऐसे नहीं मानते हो, गिरफ्तार तो मेरे ऊपर लाठीचार्ज हो, जब आप तब गिरफ्तार मानोगे, ऐसे थोड़ी मानोगे जो बस्ती में बनवा रहे हो हमको, आप तो मारिए हमको, ले जाइए मार करके हमको। बोले नहीं मैं मार कर नहीं ले जाना चाहता हूँ, लेकिन आप जो है मीटिंग नहीं कर सकते यहाँ पे। तो हमने कहा मीटिंग तो मुझको करनी है। मेरी इतनी आवाज़ जोर से गई, सारा कर्मचारी हजारों मेरे पास इकट्ठा हो गया। पुलिस ने बर्बरता रूप लाठी चलाई, सैकड़ों लोग घायल हुए। लेकिन ऐतिहासिक उस दिन का जेल भरो आंदोलन था। मेरे ऊपर जिस समय जेल में जाने का बात आई, पूरे कानपुर में तहलका मच गया। 80,000 कर्मचारी थे मेरे साथ आंदोलन में। पूरे कर्मचारियों ने जेल भरो आंदोलन में जो जहाँ था वहीं विभागों से भागने लगा जेलों के लिए। पहली बार इतिहास में हुआ होगा कि उत्तर प्रदेश में कि कानपुर की कोतवाली का गेट बंद करना पड़ा। आदमी अंदर इतने भर चुके थे, उन्होंने गिरफ्तारी रोक दी और सब जेल जाने तैयार थे। खैर मेरी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा थी। इसको देख करके लोगों ने सोचा, सरकार कलेक्टर ने सोचा कि हो सकता है कि ये बहुत बड़ा आंदोलन हो जाए। और चूँकि सारे विभाग बंद हो गए हैं, कचहरी बंद हो गई, सारी महापालिका बंद हो गई, सारे विभाग बंद हो, रोड पे तो बंद हो गया, सब बंद हो गए। और परिणाम ये हुआ कि मुझे फतेहपुर जेल भेज दिया गया। फतेहपुर जेल में मेरे साथ में महापालिका की तमाम महिलाएं, तमाम पुरुष, इस तरीके से फिर फतेहपुर जेल में मना कर दिया, फिर उन्नाव जेल में वहाँ ने मना कर दिया, कानपुर जेल में मना कर दिया, फतेहगढ़ जेल में मना कर दिया। क्षेत्र के आसपास की जितनी जेलें हैं सब भर गई और उन्होंने मना कर दिया। 8,000 से ऊपर आदमी भर चुका था। इसके बाद उन्होंने मना कर दिया मेरे पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, इनको पकड़े बाहर छोड़ दें, पकड़े बाहर छोड़ दें। इस तरीके से हैरेसमेंट होता रहा। खैर हम सफल हो गए। मेरे ऊपर रासुका जरूर थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को हमारे पास आना पड़ा। उत्तर प्रदेश के बड़े 2 सीनियर IAS, उन्होंने SD बागला और अखंड प्रताप सिंह जी ने मुझसे आकर के समझौता किया और चीफ मिनिस्टर ने खुद समझौता किया कि मैं 1 लाख सीट का सुविधा आपको दूंगा, मैं वचन देता हूँ। और उन्होंने 3% CCA 4% CCA की घोषणा कर दी। और मेरे ऊपर रासुका जो लगी थी उसको उन्होंने विड्रॉ कर दिया, वापस कर दिया, समाप्त कर दी। और जो भी, चूँकि मैं ही रासुका में था इसलिए मेरी रासुका समाप्त कर दी। पूरे शहर में नहीं, पूरे प्रदेश में जय जयकार हो गई। और कानपुर में हमारे समर्थन में सारा टेक्सटाइल बंद हो गया, सारा केंद्रीय कर्मचारी बंद हो गया। एक दूसरी उन्होंने हड़ताल में समर्थन कर दी। आज फिर मुझे गर्व हुआ और मेरा और उत्साहवर्धन हुआ। फिर मुझे 22 दिन की हड़ताल करने का सौभाग्य और मिला पूरे उत्तर प्रदेश की। फिर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा हमने गठन किया। फिर पूरे प्रदेश का 22 दिन की हड़ताल करने का सौभाग्य मिला, उसमें भी हम सफल हुए। केंद्र के बराबर राज्य कर्मचारियों को वेतन दिया जाए, इस आंदोलन में भी हम सफल हुए। और फिर सारे निगमों का एक कार्य पड़ा, 64 निगमों का, उसका चुनाव हुआ। मैं भारी बहुमत से विजयी हुआ लखनऊ में और मैं प्रदेश का अध्यक्ष हुआ, सारे निगम में कारपोरेशन होगा। इसके बाद फिर मेरे से संतोष नहीं हुआ, रफ्तार मेरी बढ़ती चली गई। तो टेक्सटाइल यहाँ पे मिलें चल रही थी उस समय, तो मैंने उन मिलों के लिए भी लड़ाई शुरू कर दी। तो टेक्सटाइल में भी टेक्सटाइल लेबर यूनियन का मैं अध्यक्ष हुआ प्रदेश का, और उसका भी पूरे NTC BIC सब पूरा का पूरा आंदोलन में सब मेरे साथ जुड़ गए और मैं वहाँ का नेता एक क्षेत्र हो गया। अब BIC में 20 साल से उन लोगों को एक वेतन नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने कहा कि भाई ये तो अन्याय हो रहा है। तो उनकी ग्रेडिंग की लड़ाई हमने शुरू कर दी। तो ग्रेडिंग की लड़ाई लड़ते लड़ते मेरी टेक्सटाइल मिनिस्टर से झगड़ा हो गया, और कांग्रेस का वो भी था और मैं भी कांग्रेस का उसमें था। टेक्सटाइल मिनिस्टर ने मेरे उस झगड़े पे आकर के बहुत बड़ा एक फैसला ले लिया
कि रामजी त्रिपाठी को तत्काल जेल में डाला जाए। और मुझे फतेहगढ़ जेल, मैं दिल्ली से जैसे वहाँ समझौता करके आया और मैं जैसे यहाँ पहुँचा तो मेरे जेल की पूरी तैयारी हो गई। मेरे साथ हजारों लोगों ने गिरफ्तारी दे दी और मुझे फतेहगढ़ जेल भेज दिया गया। अगला सवाल हमारा आपसे, हम आपके संगठन के बारे में जानना चाहते हैं, क्या उसका उद्देश्य है और क्या आपका अनुभव रहा? क्योंकि संगठन में सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि संगठन के माध्यम से उन मेहनत कशों की सेवाएं हैं। मेरे दिमाग में एक बात बहुत अच्छी रही, वो सन 73 की, कि मैंने उनके त्यौहार मैंने गरीबों की बनवा दिए तो मुझे जेल की सलाखों में बंद होने की डकैती लगी और फिर भी राजकों तक मेरी लगी, सब खत्म हुई, सब छूटी। तो निश्चित रूप से मुझे लगा कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश नहीं हिंदुस्तान के तमाम फेडरेशनों का, तीनों फेडरेशनों का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया और गरीबों के लिए लड़ाई मैंने शुरू कर दी पूरी तन्मयता के साथ और मैं सफल होता गया। इस तरीके मैं 21 बार जेल में रहा मजदूरों के लिए। पार्टी जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो आपका अभियान चला रहे हैं, जैसा कि मैंने आपके पीछे बैनर लगा हुआ देखा है, जिसे आपने लगाया गंगा गाय गरीब का आपका जो नारा है और जिसको लेकर आप चल रहे हैं, उसके संगठन के हम बारे में जानना चाह रहे हैं और उसके बारे में। फिर भाई मैंने राजनीति को विराम कर दिया। हमने कहा राजनीति में लोग जो है किसी न किसी खूंटे से बंधे होते हैं और किसी न किसी बड़ी उससे समस्या से बंधे होते हैं कि शायद मेरा पद न चला जाए। तो मैंने कहा इस पे कुछ ऐसे काम हम कर दें जिसमें जो पद तमाम राष्ट्रीय पार्टियां जो अपने पार्टियों के उद्देश्य लेके चलती हैं घोषणा पत्र को, उसके विपरीत तत्काल प्रभाव से नहीं कर सकती, उनकी मर्यादाएं होती हैं। तो मैंने कहा हमारा एक अपना घोषणा पत्र होना चाहिए ज़िंदगी का। तो मैं यही चाहता हूँ कि हर व्यक्ति का एक ज़िंदगी का घोषणा पत्र होना चाहिए। तो मैंने 2003 में अपने ज़िंदगी का एक घोषणा पत्र बनाया। उसमें गंगा को प्रथम, ये मेरी माता जी का आदेश था कि गंगा का प्रदूषण हो रहा है, इसलिए गंगा किस तरीके से प्रदूषण मुक्त हो। उन्होंने कहा कि राजनीति छोड़ देना तुम्हारे लिए उचित होगा, क्योंकि तुम बहुत बहादुर हो और तुम इस बात को लड़ाई को लड़ सकते हो। गंगा इस समय बिल्कुल मैली हो रही, मैं गंगा की परम भक्ति हूँ और मुझे गंगा की लड़ाई तुमको लड़ना चाहिए। मैंने उसी समय से गंगा प्रदूषण मुक्ति अभियान में 2003 में प्रवेश कर गया और मैंने बिठूर के लक्ष्मण घाट पर एक बहुत बड़ा जलसा किया। उसमें चिदानंद सरस्वती मुनि जी जो परमाध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके गंगा आंदोलन के भी हैं और परमाध्यक्ष है परमार्थ निकेतन के, उन्होंने 21 लड़कों को लेकर के आकर के आरती कराई और जागरण परिवार के लोगों ने पूरी शिरकत की और कानपुर महानगर के मंडलायुक्त, कानपुर महानगर के कलेक्टर, कानपुर महानगर के महापौर और कानपुर महानगर के गृह राज्य मंत्री सहित तमाम लोगों ने आकर के उसमें शिरकत की और उसी समय से मैंने गंगा आंदोलन शुरू कर दिया। गंगा आंदोलन का मेरा 2 लक्ष्य था कि अविरल धारा, अविरल गंगा और निर्मल गंगा, ये मैंने प्रारंभ से ही सौगंध ले ली। तो मुझे एक बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई कि अविरल गंगा तो इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि उत्तराखंड में बांधों के माध्यम से गंगा कैद हो गई है और जब तक बांधों में गंगा कैद रहेंगी तब तक गंगा की अविरलता नहीं बचा पाएंगे हम। तो गंगा को बांधों के माध्यम से निकालना चाहिए। तो मैंने उत्तराखंड में आंदोलन शुरू कर दिया। फिर इसके बाद में निर्मल गंगा, तो निर्मल गंगा इन 4 प्रांतों में तो गंगा समान तरीके से इनमें नालों के माध्यम से निर्मलता इनकी नष्ट हो गई है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो या बिहार हो या वेस्ट बंगाल हो, सब में 116 सहायक नदियों के माध्यम से नाले आ रहे हैं, उससे नालों से गंदगी हो गई। और सर्वाधिक प्रदूषण जो मैंने देखा वो मेरे ही कानपुर महानगर में था। तो मैंने इस कानपुर महानगर में एक प्रयास किया कि इस महानगर को हम किस तरीके से यहाँ से इस कलंक से मुक्ति को दिलाएं और गंगा हमारी अविरल निर्मल यहाँ बहे घाटों में। तो जिस तरीके से सरस्वती लुप्त हो गई उसी तरीके से गंगा भी लुप्त हो रही थी। तो मैंने अविरलता के लिए उत्तराखंड में युद्ध किया, बहुत बड़ा आंदोलन से शुरू किया। हमारे 5 लोग वहाँ पे गिरफ्तार हुए और इसके बाद उनकी मैं जमानत करानी पड़ी। और आज भी गंगा में सबसे ज़्यादा बांध इसमें उत्तराखंड में है और हम पूर्णतया सफल नहीं है। मैं दावे के साथ में अपनी बात कह रहा हूँ। चूँकि निर्मल गंगा का सवाल है तो निर्मल गंगा कानपुर में सर्वाधिक प्रदूषण है। 2003 में जब मैंने इस आंदोलन को शुरू किया था तो 21 नाले थे, अब इस समय 27 नाले हो गए हैं। मैंने रामदेव जी महाराज को कानपुर से जोड़ा, गंगा आंदोलन से मैं लेके आया। मैं सारे देश के सभी पूज्य शंकराचार्य जी को
कानपुर महानगर में गंगा जी के नाम पर लेके आया। मैं पूरे देश के बड़े बड़े संतों को लेकर के कानपुर से मैंने रैली निकाली। दंडी स्वामी संप्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, सम्मानित सभी हजारों दंडी स्वामी के उन लोगों को लेकर के मैंने गंगा के लिए रैली निकाली। इस तरीके से गंगा के लिए देश के सभी शंकराचार्य, देश के सभी बड़े बड़े संत, देश के सभी बड़े बड़े मनीषी, कथावाचक, हर कथावाचक से मैं अपील करता था कि आप कथा करिए, लेकिन गंगा और गाय के लिए जरूर बात कहिए कि गंगा का प्रदूषण पराकाष्ठा पे। इस तरीके से मैंने एक अपना जो मजदूरों का रथ लेके मैं चला करता था अपनी गाड़ी से, मैंने उसको गंगा का रथ बना दिया। मैंने सैकड़ों लाशें जो गंगा में पड़ी थी, मैंने 332 लाशों को गंगा से निकाल करके कानपुर में इस बात को दिखा दिया कि गंगा में कोई भी लाशों का विसर्जन नहीं होना चाहिए। आज एक भी लाश गंगा जी में फेंकी नहीं जा रही है। इस तरीके से मैं गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए मैंने पॉलीथीन तो छोड़ो, मैंने मूर्तियों का ये श्री गणेश समिति किया कि भू विसर्जन होना चाहिए। मैं अपने गंगा रथ पे सारी मूर्तियों को गांव शहर के हर घर से निकलवाता था होली दिवाली में, और निकलवा करके और अपने गाड़ी में रख करके भू विसर्जन करता था। इस तरीके से गंगा को, गंगोत्री से गंगा सागर तक मैंने इस आंदोलन को चलाया है। तो पाटिल जी, हम आपके 3-4 कार्यों के बारे में जानना चाहते हैं जो आपने अभी तक पूरे किए हों। एक तो मैंने सबसे बड़ा काम ये किया है जिसमें मजदूरों की लड़ाई से मैं शुरुआत मैंने की है आंदोलन से। तो आज भी हमारा रोड पे जिंदा था, कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। इस कारपोरेशन को हमने बंद नहीं होने दिया। दूसरी बात, यहीं से मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मैं गर्व से के साथ में कह सकता हूँ तमाम सरकारें आई उसको बंद करने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन मैंने इस कारपोरेशन को बंद नहीं होने दिया। और ये बात रोडवेज हमारा आज भी जिंदा है, और जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी तब तक इसको हम जिंदा रखेंगे नहीं। पूरे हिंदुस्तान में आज हमारा रोडवेज नंबर 1 पे हर चीज़ को दो चीज़ों में प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है। इसी तरीके पूरे हिंदुस्तान में रोडवेज प्रथम स्थान पर रहे, इसके लिए भी मैं भाग्यशाली हूँ। दूसरा, गंगा अविरल रहे और निर्मल रहे, इसकी पहल कानपुर महानगर से हुई है। इसलिए कानपुर महानगर में आज देश के प्रधानमंत्री ने भी इस चीज़ को स्वीकार कर लिया कि कानपुर महानगर सर्वाधिक प्रदूषण है और मुझे गंगा को अविरल और निर्मल घाटों में इस समाज जनता को देना है। तो ये भी आज उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो इसके लिए भी हम अपने को सफल मानते हैं कि आज सभी देश के सभी संतों ने, जब किसी जमाने में मुझको आधुनिक भागीरथ थे, मुझको लोग कहते थे एक बहुचर्चित सभी नेता पागलों तरीके पॉलिथिन मिल रहे हैं, आज हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी गंगा जी को अपना लक्ष्य बना लिया है कि मुझे गंगा को अविरल और निर्मल गंगा चाहिए। आपके 3-4 ऐसी परियोजनाएं के बारे में हम जानना चाहते हैं जो भविष्य में आप पूरा करना चाहते हैं। और अब तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरा तो लाइव मैनिफेस्टो है, मेरा लाइव का घोषणा पत्र है, गंगा, गाय और गरीब। ये देखो मेरा इसमें भी लिखा हुआ है। मेरे जीवन का मैं यहाँ शुरुआत करता हूँ सुबह प्रातः, और प्रातः नित्य गंगा स्नान करता हूँ 20 किलोमीटर जा करके यहाँ से बिठूर, कानपुर से बिठूर जाता हूँ, 20 किलोमीटर जाता हूँ, 20 किलोमीटर जाता हूँ। चाहे जहाँ हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, सूर्योदय के पहले मैं स्नान करना है। आज भी मैं कर रहा हूँ भरे कोहरे में। तो 2003 से गंगा जी की कृपा है कि मुझे गंगा स्नान की कृपा हो रही है कि मुझे रोज़ गंगा की स्थिति देखने को मिलती है, और मुझे रोज़ गंगा जी के चरणों में बैठ करके अभिषेक करने का मौका मिलता है। 3 घंटे में वहाँ रह करके अभिषेक करता हूँ। आज गंगा जी भगवान शंकर जी कृपा किए हुए कि जो लड़ाई रामजी त्रिपाठी 2003 में शुरुआत किए थे, आज प्रधानमंत्री ने वो लड़ाई को ले लिया है। दूसरी बात, तीसरी बात, गंगा हो गई, गाय हो गई है। अभी गंगा और गंगा के आंदोलन से मैं इसलिए भी संतुष्ट हो रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने उसको स्वीकार कर लिया, राष्ट्रीय नदी घोषित हुई। इसके बाद में हाई कोर्ट में स्वामी हरचेतन ब्रह्मचारी जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनका राष्ट्रीय संयोजक हूँ, एक रिट दायर की, और उसमें महाराष्ट्र ने बड़ी मेहनत की है, और परिणाम ये हुआ कि साफ साफ आदेश हो गया कि बिना ट्रीट किए हुए एक भी बूंद पानी सीवर का और टेनरी का पानी गंगा में जाना नहीं चाहिए, और 5000 क्यूसिक पानी हर त्योहारों में छोड़ना चाहिए, और 3500 क्यूसिक पानी नित्य पर छोड़ना चाहिए गंगा जी का नरोरा बांध से। लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। माँ के मेले में करोड़ों लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, वो सब इसी कानपुर के गंदे नाले का पानी वहाँ पहुँचता है, वहाँ स्नान हो रहे हैं। हमारे इलाहाबाद के गंदे नालों से स्नान हो रहा है। इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि नमामि गंगे योजना जो प्रधानमंत्री जी ने दी है, और उस पर अधिकारियों पर अंकुश नहीं हो पा रहा है। आज प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी बिल्कुल फर्जी रिपोर्ट देते हैं,
अब मुझे रोज गंगा नहाने में वो छत्ते दिखाई पड़ते हैं, शुगर मिल के वो छत्ते दिखाई पड़ते हैं, केमिकल फैक्ट्रियों के वो छत्ते दिखाई पड़ते हैं, काली नदी के वो छत्ते दिखाई पड़ते हैं, रामगंगा के। लेकिन आज भी प्रदूषण बोर्ड ये फर्जी रिपोर्टें पेश कर रहा है। यदि प्रदूषण बोर्ड पर उत्तर प्रदेश की सरकार अंकुश लगा दे, पिछली सरकारों की तरीके से ये भी केवल पैसा खा रहे हैं, पैसा की उगाही कर रहे हैं। यदि नीयत इनकी साफ हो जाए और इनको इसी तरीके से जेलों की सलाखों में कैद कर दिया जाए, जैसे लालू प्रसाद यादव को डाला गया है भ्रष्टाचार के मामले में, ऐसे भ्रष्टाचार के मामले में यदि इनकी जांच की जाए तो निश्चित रूप से गंगा प्रदूषण से मुक्त हो जाएगी। कि कितने लोगों ने हजारों हजार करोड़ रुपए को गबन किया है, एक CBCID इसकी भी होनी चाहिए कि हजारों करोड़ रुपए गंगा के नाम पर 1986 से गबन किया गया है और आज गंगा ज्यों की त्यों है और ज्यों की त्यों नहीं है। जब मैं आंदोलन शुरू किया था कानपुर में तो 21 नाले थे, आज 27 नाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गंगा प्रदूषण से मुक्त हो और नीयत साफ हो। गंगा की आरती तभी होना चाहिए जब गंगा घाटों में स्नान करने योग्य हो जाए या आचमन करने योग्य हो जाए। अगला सवाल हमारा आपसे, आप किस तरह का नीति परिवर्तन चाहते हैं जो आपके लिए बेहतर? अभी तो हमारा एक विषय उड़ गया है गाय, हमारे मैनिफेस्टो में 3 है, गंगा, गाय, गरीब। तो गाय हमारी रह गई है, गरीब पे तो आपने सुन लिया, गंगा को सुन लिया। अब मैं जो गाय में काम कर रहा हूँ उसको सुन लीजिए कि मैंने अपने जन्मभूमि पर नर्सरी से लेकर महाविद्यालय बनाया गरीबों के लिए, और वहीं पर मैंने उसी समय 1995 में मैंने गौशाला की स्थापना कर दी कि गाय की बड़ी स्थिति गंभीर हो रही थी। गाय को लोग नारा तो देते थे लेकिन गाय को चारा नहीं देते थे, तो गाय को चारा भी तो होना चाहिए। गाय को चारा नहीं हो रहा है, गाय को नारा हो रहा था। पिछली सरकारों में गाय को केवल नारा होते थे, चारा नहीं होते थे, तो हमने कहा गाय को चारा होना चाहिए। तो मैं अपने सोर्सेस से मैंने गाय के चारा की व्यवस्था की, और जो मैंने गरीबों के लिए, बच्चों के लिए नर्सरी से महाविद्यालय तक मैंने खोला, उसके लिए मैंने सोचा कि यहाँ इससे जो भी आगे स्रोत होगा, जो भी आमदनी होगी, मैंने वहाँ पे गौशाला बनाई और गौधाम बनाया और गौ मंदिर बना दिया और जीवंत गाय की सेवा शुरू कर दी अपने सोच से। मैंने सरकार से एक पैसा नहीं लिया और परिणाम ये हुआ कि आज गाय 27 तारीख को मेरे मन में एक और बात आई कि किसान 70% गरीब है। आज किसान के पास खेती नहीं है, उसके पास चारे अपने भोजन की तबाही हो रही है और वो गाय को भोजन कैसे करा पाएगा? तो दूध पीने के बाद वो छोड़ देता है। ऐसी स्थिति में गाय के अपने खेत की रक्षा करने के लिए तार लगाता है। कटीले तार इतने भयंकर होते हैं कि उसके हाथ, पैर, गर्दन सब कट जाती है, सड़ जाती है, तड़प तड़प के मेरी गाय मर जाती है। शहर में हजारों की संख्या में मैंने 10,000 पिछले नगर आयुक्त से निकलवाया था। गाय सड़कों घूम रही है, वो कूड़े के ढेर में है, अपने भोजन की तलाश कर रही है। उसके पॉलीथीन भरा हुआ सड़ा गला कूड़ा उसके पेट में जाता है, उसकी उम्र 1 डेढ़ साल के बाद फूल जाती है वो, और जब मर जाती है तो पोस्टमार्टम में पॉलीथीन निकलता है। तो ऐसी स्थिति में गाय को चारे नारे की आवश्यकता नहीं, गाय को चारे की आवश्यकता है। तो इधर गाय, घायल गाय, दिव्यांग गाय, लगड़ी गाय, अंधी गाय, गाय सड़क पे बैठती है। क्योंकि योगी जी ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया, गाय कटेगी नहीं। जब से योगी जी ने गाय न कटने का फैसला लिया है तो गाय तो कट तो नहीं रही है, वो सत्य है, लेकिन उस सड़क पे अपनी, चूंकि वो गाय तो प्रकट हुई है तो वो तो परमात्मा की कृपा से तो वो आती है अपनी सड़क पे स्वच्छ स्थान में बैठती है। लोग ट्रक निकालते हैं, उसके पैरों में चढ़ा देते हैं, रात में खुद भी घायल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनके रहने का ठिकाना नहीं है। तो मैंने पहला प्रयास किया कि गाय को रहने के लिए, गाय के भोजन के लिए, मैंने दिव्यांग गायों की सेवा करने के लिए मैंने संकल्प ले लिया। और परिणाम ये हुआ 27 नवंबर को महामहिम राज्यपाल महोदय से मैंने अपने दिव्यांग गौधाम का शुभारंभ करा दिया और आज दिव्यांग गायों को लेने का अपने सोच से प्रयास कर रहा हूँ। अभी सरकार का कोई सोर्स मेरे ऊपर प्रयोग नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि मुझे तमाम घायल गायें हमारे सामने आती हैं, उनको हम उठा नहीं पा रहे हैं शहर से और उनका उपचार भी नहीं कर पा रहे, मैं अपने को समर्थ कर पा रहा हूँ। लेकिन मेरे मन में तमन्ना है कि एक भी घायल गाय सड़क पर न घूमे, चाहे गाय हो चाहे गाय का परिवार हो, वो सब हमारी दिव्यांग धाम में सरकार के पैसे से नहीं, हम लोगों के पैसे से, जनता की सेवा से, जनता की दायित्व है, हमारा सबका दायित्व है। जो हम खा सकते हैं, हम बढ़िया मकान में रह सकते हैं, तो उनके लिए झोपड़ी तो हमें देना चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो मैं उनके भोजन की व्यवस्था, मैंने उनके रहने की व्यवस्था और मैं उपचार की व्यवस्था में लगा हुआ हूँ। और निश्चित विश्वास है कि एक दिन हमारे यहाँ पे सड़क पर कानपुर महानगर में गाय नहीं होगी, सब हमारे गौधाम में होगी। तो मैं गौधाम में सेवा कर रहा हूँ। गौशाला तो भ्रष्टाचार का स्वरूप बनता जा रहा है, इसलिए उन गौशालाओं को भी जांच होनी चाहिए जिन गौशालाओं में
केवल गायों के नाम पर पैसे की उगाई होती है, भ्रष्टाचार होता है। जिन गौशालाओं में गाय की सेवा होती है उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। धन्यवाद। आपके जो सामाजिक कार्य आपने जो कर रहे हैं, आपने कोई सामाजिक कार्य करते समय आप किस तरह के परिवर्तन से आपको मदद मिली? एक तो मुझे वर्तमान सरकार से के शीर्षस्थ लोगों से संबल मिला, सहारा मिला। दूसरा, ये तो गंगा के लिए और गाय के लिए निश्चित रूप से हमको आशा दिखाई पड़ रही है। गरीबों के लिए, जो मजदूरों के लिए मैं लड़ रहा हूँ, उसके लिए हमें अपने मजदूरों से बड़ा सहारा मिला कि जेलों की सलाखों से मैं न निकल पाता जब तक मेरा मजदूर आंदोलन न किया होता। मैंने पूरे उत्तर प्रदेश का 9 बार प्रदेश का चक्कर जाम किया है, पूरे प्रदेश को बंद किया। उत्तराखंड भी मेरे पास होता, तब से मैं बंद करके चला रहा हूँ अपने कर्मचारियों के हितों के लिए। लेकिन मैंने वो आंदोलन को जीता है तो कर्मचारियों के मेहनत कशों के दम पे जीता है। तो गरीब मुझको बहुत चाहता है, मैं गरीब ने मुझे लिए बहुत कुछ दिया है। तो मैंने अपनी जीवन में संकल्प लिया है कि गंगा, गाय और गरीब के लिए यदि मेरी जीवन की अंतिम सांस भी होती है तो ये रामजी त्रिपाठी का सौभाग्य होगा। और मैं सबसे अपील करता हूँ कि मेरे मित्र हमारे इस अभियान में जुड़े, जिससे मैं गंगा और गाय और गरीब के इस अभियान को सफल कर सकूँ।